गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया है। ओके, लेट्स मूव ऑन। पिछले क्लास हम लोगों ने बात किया था ग्राफिकल मेथड के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसका जनरल फॉर्मेट बताया था। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या था? हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ पर दो इक्वेशन हम लोग इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन के लिए कंडीशन था, और कंडीशन क्या था? यहाँ पर a1 और b1 कभी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, और बिल्कुल उसी तरह a और b2 भी कभी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। और इनको लेकर मैंने आप लोगों के साथ इनको ग्राफ पे ड्रॉ करने पर कैसे पॉसिबल हम लोगों को ग्राफ मिल सकता है, इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसीलिए मैंने पहले वाले इक्वेशन को L1 और दूसरे वाले इक्वेशन को मैंने L2 कंसिडर किया था। हालांकि जैसे कि आप सबको पता है, जब भी हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन को उसके सॉल्यूशन को लेकर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों को किस किस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मिलने वाला है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था? जिसमें L1 और L2 दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिर दूसरा कंडीशन हम लोगों के लिए क्या था? जहाँ पर L1 और L2 दोनों एक दूसरे से पैरेलल थे। फिर तीसरा कंडीशन हम लोग के लिए क्या था? जहाँ पर L1 और L2 दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो ये था जो हम लोग अब तक यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस किए थे। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक में ये जितने भी पॉसिबल कंडीशन थे इनको लेकर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इनके पॉसिबल आउटकम ऑफ द ग्राफ का आपका क्लियर हो जाए। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले एग्जांपल की तरफ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने सबसे पहला मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आप देख पा रहे हो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये इसका कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इसकी सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे इन लोगों का वैल्यू असाइन करके y इन टर्म्स ऑफ x को लिखकर मुझे x में कुछ वैल्यू डालने पड़ेंगे और मुझे वो चेक करना है कि y में मुझे वो कितना देता है। और बिल्कुल उसी तरह मैं हर इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन निकालूंगा ताकि मुझे दो दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाए ईच लाइन के, ताकि और मैं उनको ग्राफ पे प्लॉट कर सकूं। तो चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में जब मैंने x इक्वल टू 0 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला? 0 मिला। फिर जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला? 1 मिला। बिल्कुल उसी तरह चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन में जब मैंने सबसे पहले 0 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला? 5। अब जब मैंने फिर से x का वैल्यू 20/3 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला? 0। यहाँ पर मैंने थर्ड भी कंसीडर किया है, एक थर्ड पॉइंट। जब मैंने x का वैल्यू 4 डाला तो y का वैल्यू मुझे कितना मिला? 2 मिला। इज़ दैट क्लियर? ओके, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने तो कहा कि हम लोग दो दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, पर सर ने सेकेंड इक्वेशन में तीसरा पॉइंट क्यों कंसिडर किया था? मैंने सेकेंड इक्वेशन में तीसरा पॉइंट इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वन वेरिएबल क्या है? 0 है। और जैसे ही मैं इक्वेशन को रिड्यूस करता हूँ मेरा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है, जो कि इंस्टेंटली बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगर इंस्टेंस में मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मुझे 4y इक्वल टू 20 मिलता है और y इक्वल टू 5 मिलता है। पर जब मैंने इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट किया तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो मुझे x कितना मिल रहा है? 20/3। अब ये 20/3 क्या है? ये एक इंटीजर नहीं है, मतलब ये मेरे लिए एक होल नंबर नहीं है। अब अगर मेरे पास एक होल नंबर नहीं है तो क्या मुझे ये ग्राफ में प्लॉट करना आसान होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने और एक वैल्यू कंसीडर किया ताकि मुझे एक होल नंबर मिल जाए और मैं उसको ईजिली ग्राफ में कंसीडर कर पाऊँ, राइट? तो जैसे कि आप लोग को पता है अब मुझे क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया। चलो अब पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मैं उन्हें कुछ नाम दे देता हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट के कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे कि मेरा सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है? a ऑफ 0,0 और b क्या है? 2,1 और p 0,5 और q 4,2।
और इनको लेकर मैं अभी दो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे कि मेरा ए बी और पी क्यू होने वाला है, जो कि मेरा रिप्रेजेंट करेंगे दो इक्वेशन को x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इनको लेकर जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ग्राफ कैसा मिलता है, कुछ इस तरीके का मिलता है यहाँ। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जो मुझे ग्राफ मिला है वहाँ पर मेरे जो दो लाइन है वो ए बी और पी क्यू दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, जो मेरा क्यू 4,2 है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल के तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में इसका सलूशन निकाला है, चलो इसका भी सलूशन निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके दो दो पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन के इंडिविजुअली। तो जैसे निकालते हैं हम लोग वैसे ही बिल्कुल सेम स्टेप ही फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमारे लिए कैसा टेबल फॉर्म होता है। आप लोग देख पा रहे हो जो मेरा सबसे पहला टेबल है वहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो उसी टाइम मुझे y का वैल्यू 3 मिल रहा है, और अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। चलो उसी तरह हम लोग अभी उसके दूसरे इक्वेशन का टेबल करके देखते हैं कि हमें किस तरीके का वैल्यू मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर भी आप लोग नोटिस कर रहे हो, जब मेरा x का वैल्यू 0 है तो मेरे को y का वैल्यू 3 मिल रहा है, और x का वैल्यू जब 4.5 है तब y का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगा कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ बराबर है, राइट। तो चलो देखते हैं अब इन टेबल के चलते हमारे पास किस टाइप का ग्राफ आता है। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब दोनों इक्वेशन का जो लाइन फॉर्मेशन होगा, जो उनका स्ट्रेट लाइन होगा वो एक ही होगा, राइट। तो आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पर है। सो वी कैन से दैट जो हमें इक्वेशन मिला वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे। क्यों कोइंसाइड कर रहे? क्योंकि दोनों इक्वेशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। इज़ दैट क्लियर? चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ओके, मैंने यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल पे कंसीडर किया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मेरे लिए है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इज़ दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह अभी हम इसके भी सोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाले इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो, मैंने पहले वाले इक्वेशन में जब x 0 डाला तो मेरे लिए y कितना बन गया, 2। बिल्कुल उसी तरह जब मैंने x 4 डाला तब मेरे लिए y कितना बन गया, 0। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरे इक्वेशन में भी जब मैंने x को 0 डाला तो मेरे लिए y कितना बन गया, 3। जब मैंने x इक्वल टू 6 डाला तो y मेरे लिए कितना बन गया, 0। ओके, जब मेरे पास अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक बार हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग भी कर देते ताकि हम लोगों को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनको कुछ इस तरह नेमिंग किया है, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है r ऑफ 0,2 और s ऑफ 4,0, और उसी तरह मुझे जो लाइन मिलने वाला है वो लाइन क्या होगा, RS। और बिल्कुल उसी तरह मैंने दूसरे इक्वेशन के लिए क्या कंसिडर किया है, P ऑफ 0,3 एंड Q ऑफ 6,0, और जो लाइन मुझे मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, PQ। चलो एक बार अभी देखते हैं इनके चलते हमें ग्राफ किस टाइप का मिलता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जो मेरा ग्राफ ऑब्टेंड है वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो इन कोऑर्डिनेट्स के चलते हमें जो ग्राफ मिला है इनके लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, राइट। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या था, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिर हमने देखा कि दूसरे इक्वेशन जो हमारे पास था वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर दिए। अब तीसरा इक्वेशन में क्या हुआ, दोनों पैरेलल टू ईच अदर हो गए, राइट। चलो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन जो है इन लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपने अभी नोटिस किया, सबसे पहला कंडीशन हम लोग के लिए क्या था, जहाँ पर वो एक ही सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे लिए हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन होता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन इन पेयर बनते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, दूसरा मेरे लिए क्या था, जहाँ पर ये पैरेलल थे, और यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पर ये इनके कोई सल्यूशन नहीं बनते।
और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तीसरा मेरे लिए क्या था, जहाँ पर कि लाइंस दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, इनके पास इनडेफिनेटली मेनी सोल्यूशन है, जो कि मैं ये भी हमारा कहना सही रहेगा, जे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये था हमारा बेसिक समरी। ज़रा हम लोग अभी ये समराइज़ कर लेते हैं कि जो हमने 3 प्रॉब्लम कंसिडर किए थे, उनमें हम लोगों को कैसे कैसे ग्राफ मिला था। जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल था, तो वहाँ पर हमें कैसा मिला, द लाइन इंटरसेक्ट। फिर हमारा जो सेकंड था, वहाँ पर हमें क्या मिला, द लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर। और हमारा जो तीसरा था, वहाँ पर हमें क्या मिला, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके देखते हैं कि इनके कोफिशिएंट और इनके सोल्यूशन के साथ रिलेशन क्या बनते हैं। राइट, तो चलो एक बार इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी कोफिशिएंट को यहाँ पर अलग करके लिखा है। जैसे कि मेरे पास 2 इक्वेशन थे, तो मैंने 2 इक्वेशन के जो कोफिशिएंट मेरे पास बन के आ रहे थे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इन लोगों का मैं रेशियो के फॉर्म में अभी आपको इनके डिटेल के बारे में बताऊँगा। राइट, तो चलिए देखते हैं एक बार। पहले वाले इक्वेशन में जब हम A1/A2 को कंसिडर करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 1/3, और B1/B2 -2/4, और C1/C2 0/-20। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं दोनों को रेशियो को कंपेयर करूँ, तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, नहीं है। तो इसी जब आपका पास कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 बने, तो उसे वहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर होगा, और उसका जो सल्यूशन होगा वो हमेशा एक ही होगा। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरह अगर मैं अपना सेकंड एग्जांपल कंसिडर करूँ, तो आप वहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो मेरा A1/A2 है वो B1/B2 से बराबर होता है, और बिल्कुल उसी तरह द सेम इज़ इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कैसा था, कोइंसाइड विथ ईच अदर करता था, और हमारे नंबर ऑफ़ सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन होंगे। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरह जब हम लोग थर्ड कंडीशन आते हैं और हम अपना कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो मेरा पैरेलल होगा, और मेरा नंबर ऑफ़ सोल्यूशन में क्या होगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन। इज़ दैट क्लियर? या फिर इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने टॉपिक को। हमने अब तक क्या किया, इस टेबल से हम लोगों को ये पता चला कि हम लोगों को किस तरीके का सलूशन मिलने वाला है। राइट, तो चलो देखते हैं। जो मेरा जनरल फॉर्मेट का जो इक्वेशन था वो किस टाइप का था, A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरा क्या था, A2x + B2y + C2 = 0। जो मैंने आपको टेबल दिखाया, तो मुझे उसमें से क्या पता चला, अगर मेरा इंटरसेक्टिंग का ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब मेरे दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट के रिलेशन कैसे बनने वाले हैं, हाँ, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बिल्कुल उसी तरह अगर मेरा कोइंसिडेंट होने वाला है, देन मेरे लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो कैसे बनने वाले हैं, हाँ, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और तीसरा वाला कंडीशन क्या है, अगर मेरा पैरेलल है, इसका मतलब मेरे कोफिशिएंट के रेशियोज़ के कंडीशन कैसे बनेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इज़ दैट क्लियर? हाँ, और इसको अगर मैं आपको कन्वर्स में भी बताऊं और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में रहे, फिर भी ये सारे स्टेटमेंट हमेशा सही रहेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब तक इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। अब ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं उनके पॉसिबल कंडीशन, हालांकि वो ग्राफ में आने पर किस तरीके का मतलब हम लोगों को आउटपुट देंगे, उनको लेकर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया। अब उसी एग्जांपल से लेकर हम लोगों ने उनके कोफिशिएंट का रिलेशन निकाला, ताकि उनके कोफिशिएंट के रिलेशन कैसे बनेंगे, और उन रिलेशन को लेकर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने होंगे, या फिर हम लोगों को ग्राफ कैसे मिलने वाला है। इज़ दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।